हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। ये फैन फिक्शन चाइल्डहुड लव पे है। ओके, सो इट्स नॉट अ टू लॉन्ग स्टोरी, सो डायरेक्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है सबसे पहले एक ग्रैंड थिएटर में। आधी रात हो चुकी थी और ग्रैंड थिएटर की लाइट्स अब धीरे धीरे बुझ रही थी। ऑडियंस एकदम खामोश थी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी क्योंकि एक मिस्ट्री परफॉर्मर स्टेज पर आने वाला था। एक पल की शांति के बाद एक आदमी स्टेज के बीच में आकर खड़ा हो गया था। उसका पूरा चेहरा एक ब्लैक मास्क से ढका हुआ था। उसका ग्रेसफुल बॉडी पोस्चर और अनदेखा चार्म सबको हिप्नोटाइज कर रहा था। ये कोई और नहीं, वी यिंग था, वो परफॉर्मर जिसने दुनिया सिर्फ मास्क के पीछे से जानती थी। उसने अपने आर्म्स को स्प्रेड किए और जैसे ही म्यूजिक चालू हुआ उसका डांस शुरू हो गया। विंग का डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था बल्कि एक कहानी थी। उसके मूवमेंट्स में दर्द था, उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। उसका डांस एकदम मेस्मराइजिंग था, जैसे उसके हर स्टेप्स के पीछे एक राज छुपा हो। उसके मूवमेंट्स इतने ग्रेसफुल थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उसके साथ नाच रही हो। पूरा थिएटर उसके डांस की एनर्जी से भर गया था। सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थी और ऑडियंस में एक ऐसा शख्स था जो उसके हर एक मूव को डिटेल्स के साथ देख रहा था। और वो शख्स कोई और नहीं, लैन वांगजी था। जी हाँ, वीआईपी सेक्शन में, ग्रैंड थिएटर के वीआईपी सेक्शन में लैन वांगजी बैठा था, जो कि एक पावरफुल बिजनेसमैन था। लैन एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस का सीईओ, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया सिर्फ एक कोल्ड इमोशनलेस पर्सन के रूप में जानती थी। उसकी लाइफ परफेक्शन और डिसिप्लिन से भरी थी, लेकिन उसकी दुनिया एकदम फीकी थी। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज को इमोशनली फील नहीं किया, मगर आज कुछ तो अलग हो रहा था। जैसे ही वीन का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, वांगजी की आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। उसे वीन के साथ कोई कनेक्शन फील हो रहा था, पर वांगजी कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी वहां वांगजी का असिस्टेंट जैसन आता है। जैसन उसके पास आके धीरे से कहता है, सर, क्या आपको ये परफॉर्मेंस पसंद आया? जिस पे वांगजी कहता है, ये परफॉर्मर कौन है? तभी जैसन ने टैबलेट पर वीन की डिटेल्स चेक की और बोला, सर, ये मास्क्ड परफॉर्मर के नाम से फेमस है। बहुत लिमिटेड लोग ही इसकी असली आइडेंटिटी जानते हैं। कोई नहीं जानता कि इस मास्क के पीछे कौन है। वांगजी कुछ देर वीन को देखता है और फिर धीरे से कहता है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। मुझे जानना है कि इस मास्क के पीछे कौन है। उसकी आंखों में क्यूरोसिटी बढ़ चुकी थी। उसका दिल कह रहा था कि ये परफॉर्मर सिर्फ एक डांसर नहीं है बल्कि एक राज है, और वांगजी उस राज को खोलना चाहता था। जहां वांगजी उस थिएटर से अपने अपार्टमेंट में आता है, वो शावर लेके फ्रेश होके अपने बेड पे जाके लेट जाता है। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके सामने एक फ्लैशबैक आता है जहां दो छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तभी वो छोटा वाला बच्चा दौड़ते दौड़ते जाके एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। तभी वो बड़ा बच्चा दौड़ के उसके पास आता है और कहता है, देखो, तुम्हें चोट लग गई ना? मैंने मना किया था तुम्हें दौड़ने से। वीन, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस तरह हर वक्त उछलते कूदते नहीं रहना चाहिए, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये कह के वो बड़ा बच्चा वीन को वहीं पास के बेंच पे बैठाता है और उसके घाव को देखने लगता है। तभी वीन
स्माइल करते हुए कहता है, गगा आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जिस पे वांगजी कहता है, हाँ वो बड़ा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। तभी वांगजी कहता है, पर वीन मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही वीन कहता है, गगा आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे फेवरेट गगा हो। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। जिस पे वांगजी कहता है, वीन ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ओके। तभी वांगजी कहता है, नहीं आप मुझे प्रॉमिस करो। जिस पे वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेरे वीन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन वीन अगर हम बड़े हो गए और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना। जिस पे वीन कहता है, नहीं वीन की लाइफ में गगा के अलावा कोई भी नहीं आएगा। वीन के लिए सिर्फ उसके गगा इंपॉर्टेंट है और वीन हमेशा अपने गगा के साथ रहेगा। गगा आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। जिस पे वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वो दोनों वापस से खेलने लगते हैं प्लेग्राउंड में। वो दोनों ऐसे ही शाम तक खेलते हैं। तभी शाम को वीन को ढूंढते हुए उसकी सिजे जियांग यानली वहीं पार्क में आती है। तभी यानली वी यिंग से कहती है, आशियन चलो अब घर चलने का टाइम हो गया है, तुमने ऑलरेडी बहुत खेल लिया, देखो अब शाम हो चुकी है। जिस पे वीन कहता है, नहीं मुझे अभी और खेलना है, प्लीज सिजे मुझे गगा के साथ खेलने दो ना। जिस पे यानली कहती है, आशियन तुम गगा को अब जाने दो, उसे पढ़ाई भी तो करनी है, तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो और कम से कम उसे तो पढ़ने दो। जिस पे वीन पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं मुझे और खेलना है। तभी उधर से वांगजी की भी मॉम आती हैं और कहती हैं, वांगजी। जिस पे वांगजी कहता है, यस मॉम। तभी मैडम लैन कहती हैं, वांगजी तुम्हारे डैड घर पे आए हुए हैं और उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, चलो अब घर चलो, बहुत खेल लिया तुमने। जिस पे वांगजी भी थोड़ा सैड सा फेस बनाता है। तभी मैडम लैन वीन से कहती है, आशियन वांगजी कल फिर आ जाएगा तुम्हारे साथ खेलने, ठीक है अब तुम लोगों ने बहुत खेल लिया, ठीक है अब घर चलते हैं। जिस पे वींग और वांगजी ओके कहते हैं। दरअसल यहाँ पे वींग और वांगजी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जहाँ वांगजी वींग से 2 साल बड़ा है और वो लोग बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड है। जहाँ वींग की एज अभी 8 साल है, वहीं वांगजी की एज अभी 10 साल है। जहाँ वो दोनों अक्सर साथ में खेलते हैं, साथ में ही रहते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में। हालांकि वांगजी सीनियर सेक्शन में है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लासेस के बाद अपना सारा टाइम वींग के साथ ही स्पेंड करता है। जहाँ वांगजी के फैमिली में मैडम लैन, मिस्टर लैन, चिरैन, वांगजी और उसका बड़ा भाई लैन सिचन रहते हैं। वहीं वी यंग की फैमिली में उसकी सिजे और सिर्फ वींग ही रहते हैं। दरअसल वींग और जियांग यानली यहाँ पे सगे भाई बहन हैं और उनके पेरेंट्स की डेथ 2 साल पहले ही हुई थी। जहाँ यानली की एज उस वक्त 16 साल की थी, वहीं यानली काफ़ी मैच्योर लड़की थी, इसलिए उसने उनके फादर के डेथ के बाद उनका बिजनेस संभाल लिया था। दरअसल जियांग्स काफ़ी रिच थे, उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था। अब यानली 18 साल की है और वो अपने पढ़ाई के साथ अपने पूरे कंपनी को भी संभालती है, साथ ही वो वीन का बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो चलिए अब सीन को फिर आगे शिफ्ट करते हैं, जहाँ वांगजी अपनी मॉम के साथ अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसके डैड ऑफिस से जल्दी आ चुके हैं। वांगजी अपने डैड को ग्रीट करता है, उसके बाद अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो फ्रेशन अप होके डिनर के टाइम ही बाहर आता है। सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे।
अपना अपना डिनर कर रहे थे। तभी डिनर खत्म होने के बाद चिरन वांगजी से कहते हैं, वांगजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पे वांगजी कहता है, बोलिए डैड। जिस पे चिरन कहते हैं, वांगजी, तुम जानते हो कि ये हमारा इतना बड़ा बिजनेस इन फ्यूचर तुम्हें और सिचन को ही मिलकर संभालना है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि तुम दोनों बचपन से ही इसके लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। जहाँ सिचन ऑलरेडी फॉरेन से अपनी पढ़ाई कर रहा है और इस साल वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। वांगजी, मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी फॉरेन जाके अपनी पढ़ाई करो। मैंने सिचन से बात कर ली है, हम तुम्हें यूएस भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तुम्हें अब अपने आगे की पढ़ाई वहीं से करनी होगी। ये सुनते हुए वांगजी कहता है, पर डैड, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी होती है। मैं ऑलरेडी चाइना के टॉप स्कूल से पढ़ रहा हूँ। जिस पे वांगजी के डैड कहते हैं, हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीखो। और देखो, सिचैन भी तो तभी गया था जब उसकी एज 10 साल की थी। उसने उसके बाद अपनी सारी पढ़ाई वहीं से कंप्लीट की है और अभी भी कॉलेज में एडमिशन भी लिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी अब अपने आगे की पढ़ाई यूएस से ही पूरी करो। वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखता है, जहाँ वांगजी की मॉम भी कुछ नहीं कहती हैं। हालांकि वो अपने बच्चे को खुद से दूर तो नहीं करना चाहती थी, पर वो भी क्या करती। वो जानती थी कि ये सब उनके लिए जरूरी है, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। वांगजी अपने मॉम को शांत देख के समझ जाता है कि अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो भी चुपचाप हाँ कर देता है और उठ के अपने कमरे में चला जाता है। वांगजी अपने कमरे में आके चुपचाप बैठ जाता है। वो बहुत ही सैड था, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहता था। वांगजी ऐसे ही चुपचाप सो जाता है। अब अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ चिरैन वांगजी को इन्फॉर्म करते हैं कि उसका ऑलरेडी एडमिशन सिचन ने करा दिया है, जहाँ वांगजी को वहीं बोर्डिंग स्कूल में रहना होगा और 2 दिन बाद वांगजी को निकलना है। वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप अपना सर नीचे करके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल में जब लंच होता है तब विंग और वांगजी स्कूल के पीछे वाले गार्डन में साथ में बैठे थे, जहाँ विंग वांगजी को देख के पूछता है, गगा, क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हो? जिस पे वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तभी विंग कहता है, गगा, आप अपनी विंग को नहीं बताएंगे? आप विंग की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो, तो विंग भी आपकी हेल्प करेगा। जिस पे वांगजी विंग को देखता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो विंग से कुछ भी कहे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। बस इतना कहता है, विंग, अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? जिस पे विंग कहता है, गगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। उसके बाद वांगजी कुछ देर विंग का फेस देखता है और फिर तभी उनके लंच ब्रेक ओवर हो जाता है और वो लोग अपने क्लासेस में वापस चले जाते हैं। जहाँ सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद, जब वांगजी फाइनली वहां से जाने वाला था। विंग को पता चल गया था। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। वो दौड़ते हुए वांगजी के पास आता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो दोनों नेबर्स थे। विंग वांगजी को पकड़ के रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज गगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने विंग से प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे। वांगजी रहना चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वांगजी विंग को समझाता है, विंग, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे भूलोगे नहीं और मेरा वेट करोगे।
एक बार जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊंगा फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। इस पे विंग रोते हुए कहता है, नहीं आप नहीं जाओगे। जिस पे वांगजी कहता है, विंग प्लीज मुझे समझो, मुझे जाना होगा। जिस पे विंग कहता है, गग्गा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको नहीं भूलूंगा, पर आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप भी शैनशान को नहीं भूलोगे। जिस पे वांगजी प्रॉमिस करता है। यानली विंग को बहुत ही प्यार से समझाती है और जैसे तैसे करके उसे मना लेती है और वांगजी से अलग करती है। तभी वांगजी जाके अपनी कार में बैठ जाता है। आज पहली बार वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो विंग की ओर देखता है और उसे बाय करता है। देन वो वहां से चला जाता है। और यही सब याद करके प्रेजेंट में वांगजी की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी उठ के बालकनी में आता है और चांद को देखते हुए कहता है, क्यों 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 मैं उस वक्त चला गया था। काश काश मैंने डैड को उस वक्त मना कर दिया होता तो आज वीन तुम मेरे साथ होते, तुम मेरे पास होते। वीन तुमने प्रॉमिस किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। वीन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। क्यों वीन। ये कह के वांगजी चांद को देखने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट जैसन उसके पास आता है और कहता है, सर मैंने उस मास्क परफॉर्मर की डिटेल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसकी पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा किसी को नहीं पता है, सभी उसे सिर्फ मास्क मैन के ही नाम से जानते हैं। I mean, वही मिस्टीरियस परफॉर्मर। उसके मास्क के पीछे का क्या राज है ये कोई भी नहीं जानता है। बस उसकी पिछले 3 साल की ही डिटेल्स अवेलेबल है, जहां वो पिछले 3 साल से मास्क के पीछे से ही परफॉर्म कर रहा है। इससे ज़्यादा उसकी डिटेल्स कुछ भी नहीं मिल रही हैं। वांगजी कुछ सोचता है और फिर उससे कहता है, मुझे उसके स्टूडियो का एड्रेस दो। जहां जशन उसके स्टूडियो का एड्रेस उसे दे देता है। वांगजी कुछ सोच रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे उस मास्क परफॉर्मर के बारे में सोच के ही एक अजीब सी फीलिंग्स आती थी, जैसे वो उसे जानता है या फिर उसका कोई तो कनेक्शन है। वांगजी पता नहीं क्यों बस उसके बारे में जानना चाहता था। अब 2 दिन बाद विंग अपने स्मॉल डांस स्टूडियो के ऑफिस में बैठा था। उसका ऑफिस एक सिंपल जगह पर था। वॉल्स पर डांस रिलेटेड पोस्टर्स और एक बड़ा सा मिरर था। उसकी जिंदगी सिर्फ डांस और अपनी छुपी हुई आइडेंटिटी के बीच ही बंद थी। तभी उसके दरवाजे पे एक नॉक होता है। विंग बिना देखे ही कहता है, आइए। और जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो उसकी आंखों के सामने लैन वांगजी खड़ा था। विंग की आंखों में शॉक था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया। वो एक प्रोफेशनल परफॉर्मर था, इसलिए उसने अपनी इमोशंस को छिपाने का पूरा एफर्ट किया। तभी विंग स्निक करते हुए कहता है, आप यहाँ कैसे मिस्टर लैन? मैं तो सिर्फ एक डांसर हूँ, मुझसे एक बिजनेसमैन को क्या काम। जिस पे वांगजी कहता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे लगा कि तुम सिर्फ एक डांसर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। विंग ने मास्क के पीछे छुपी एक हल्की सी हंसी दी और कहता है, और अगर मैं कुछ छुपा भी रहा हूँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है। जिस पे वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कोई और हो और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी असली आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो। एक पल के लिए रूम में सिर्फ खामोशी थी।
दोनों के बीच एक अनजाना सा टेंशन था। तभी विंग धीरे से कहता है, कुछ राज सिर्फ राज ही रहने चाहिए। लेकिन वांग जी का दिल कह रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अब तो वो इस मास्क के पीछे का सच जान के ही रहेगा। रूम में अभी भी एक अजीब सी खामोशी थी। वांग जी की नजरें विंग पर ही टिकी थी, जैसे वो उसके चेहरे के हर एक रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हो। विंग ने मास्क के पीछे से एक हल्का सा स्मित दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी थी। तभी वो अपने टीजिंग टोन में कहता है, तो मिस्टर लैन, आप मेरे मास्क के पीछे छुपा सच जानना चाहते हैं? क्या आप सच में इतने इंटरेस्टेड हैं या बस क्यूरोसिटी है? वांग जी ने अपनी यूजुअल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे आंसर्स चाहिए। तुम्हारा डांस मूवमेंट्स, उनमें सिर्फ एक परफॉर्मर की कला नहीं थी, बल्कि एक दुख भी था। मैं समझना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। विंग ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ पुरानी यादों से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक हल्की सी उदासी थी। तभी विंग कहता है, आप जितना सोच रहे हैं उतना कुछ गहरा नहीं है। मैं सिर्फ एक डांसर हूँ जो एक मास्क के पीछे अपनी आज़ादी जीता है। जिसपे वांग जी उसे कुछ देर तक देखता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे सब कुछ याद आ रहा था। दरअसल वांग जी जब बाहर पढ़ने के लिए गया, तब वो वहाँ के बोर्डिंग स्कूल में था, जिस कारण वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता था। वहीं वांग जी ने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की और 15 साल बाद जब अब चाइना लौटा है, तो वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो विंग से मिलना चाहता था। लेकिन यहाँ आते ही उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। दरअसल वांग जी को पता चला था विंग ने अपने एक फैमिली मेंबर का मर्डर किया था, जिसके लिए उसे सजा मिली थी। पर विंग ने सुसाइड कर लिया था और उसकी डेथ 5 साल पहले ही हो चुकी थी। वांग जी को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो जानता था कि ये सच्चाई नहीं है, जरूर कोई बात है। पर वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब पता कैसे करे, क्योंकि विंग की फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा था। वांग जी ने अपने असिस्टेंट जैशन को विंग की जो भी उस समय डेथ से रिलेटेड न्यूज़ थी और सब कुछ पे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। उसने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर भी किए थे। तभी जैसन वांग जी के ऑफिस में आता है और उसके सामने एक फाइल रख देता है और कहता है, सर, जो आपने फाइल्स मंगाई थी वो ये रही। इनमें बस इतना ही लिखा है कि विंग ने 5 साल पहले एक मर्डर किया था और उसके बाद सभी इसका आरोप उसके ऊपर लगाने लगे थे। लोग उस वक्त जियांग्स के बारे में बहुत ही भला बुरा कहने लगे थे, खासकर विंग के बारे में। विंग ने किसी और का नहीं, बल्कि अपनी सीजे का हस्बैंड जिन जी शुआन का मर्डर किया था, जिसके बाद विंग को कस्टडी में लेने के ऑर्डर्स आए थे। लेकिन विंग ने सुसाइड कर ली थी। हालांकि कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि उसने सच में सुसाइड की थी या नहीं, बट र्यूमर्स तो यही हैं। लेकिन हमने जब अपने प्राइवेट डिटेक्टिव्स से इस पे इन्वेस्टिगेशन कराया, तो हमें पता चला कि दरअसल विंग की मौत नहीं हुई थी। उस टाइम पे वो कहीं गायब हो गया था। कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स और हायर अथॉरिटीज को पैसे दिए गए थे और पैसे के दम पे ये र्यूमर्स फैला दिया गया था कि विंग की डेथ हो चुकी है, उसने सुसाइड कर ली है। और उसी इंसिडेंट के बाद से विंग गायब हो गया था।
कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। वांगजी ने उस फाइल को पढ़ा और फिर उसे बंद कर दिया और धीरे से कहा, लेकिन अब वो वापस आ गया है, एक नए नाम और नए चेहरे के साथ। तभी जैशन ने एक पल सोचा और फिर हेजिटेंट वॉइस में बोला, सर अगर आप चाहते हैं तो हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को और इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। लेकिन वांगजी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, मुझे किसी इन्वेस्टिगेटर की अब ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसका पास्ट समझूंगा। वांगजी ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद वांगजी अपने ऑफिस का काम करता है और फिर से रात को उसी थिएटर में जाता है जहां आज फिर से वीन स्टेज पर था और उसका आज का परफॉर्मेंस भी और भी इंटेंस था। उसके डांस के हर मूव्स में पेन और पैशन दोनों मिक्स थे, जैसे उसके अंदर कोई दुख छुपा हो जो वो डांस के जरिए बाहर आ रहा हो। और तभी उसके मूवमेंट्स के बीच उसकी नज़र एक स्पेसिफिक जगह पर पड़ गई, वीआईपी सेक्शन में, जहां लैन वांगजी बैठा था। वीन के स्टेप्स एक सेकंड के लिए रुक गए। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो मन में कहता है, वो फिर से आ गया। लेकिन इस बार वांगजी की आंखों में सिर्फ क्यूरोसिटी नहीं थी, कुछ और भी था। जैसे कि वो वीन की हर एक छुपी इमोशन को महसूस कर रहा हो। और वीन का दिल जो इतने साल सिर्फ मास्क के पीछे धड़का था, आज पहली बार बेचैन हो गया। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वीन स्टेज से उतर गया। उसका दिल अभी भी तेज से धड़क रहा था। उसने अपने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को बंद किया और एक गहरी सांस ली। वो मन में कहता है, लैन वांगजी, ये फिर से यहाँ आ गया। वीन अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। उसका मास्क अब भी उसके चेहरे पर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। 5 साल से उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी और अब वांगजी जैसे आदमी को उसकी सच्चाई जानने का जुनून हो गया था। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। वीन दरवाजे को खोल के उसी पे टेक लगाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप तो मेरे सबसे बड़े फैन बन गए हैं, आज फिर आ गए। वांगजी वीन की ओर देखता है और कहता है, तुम मुझे बता सकते हो या नहीं, मगर मैं सच जानकर ही रहूंगा। वीन ने थोड़ा मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाया और वांगजी के पास जाके बोला, और अगर मैं ना बताऊं तो क्या करेंगे आप? एक पल के लिए सिर्फ खामोशी थी। वांगजी और वीन के बीच सिर्फ एक हाथ का फासला था। वांगजी की आंखें उसके मास्क के पीछे छुपी सच्चाई को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वीन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, भाग जाओ वीन, तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बतानी है, जाओ यहाँ से चले जाओ। उसने अपनी आंखें बंद की और एक छोटी सी स्माइल दी और फिर कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो पहले ये बताइए, क्यों? जिस पे वांगजी कुछ देर रुकता है और फिर कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुख छुपा है और मैं उसका वजह समझना चाहता हूँ। वीन ने पहली बार वांगजी की आंखों में सिर्फ क्यूरोसिटी नहीं बल्कि कंसर्न देखा था और ये उससे और ज्यादा डेंजरस लग रहा था। वीन चुपचाप वहां से निकल जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में आता है, फ्रेशन अप होके अपना डिनर करता है। उसके बाद वो अपनी बालकनी पे खड़ा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका मास्क एक टेबल पे रखा था। आज पहली बार उसने अपना मास्क उतारा था। तभी एक डोर पे रिंग बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने लैन वांगजी खड़ा था। तभी वीन कहता है, ओह, आप तो सच में डिटेक्टिव बन गए मिस्टर लैन। जिस पे वांगजी सॉफ्टली कहता है, वींग। और ये नाम सुनते ही वींग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वांगजी ने पहली बार उसका असली नाम कहा था, वो नाम जो उसने
5 साल पहले पीछे छोड़ दिया था। तभी वीन कहता है, आपको सब कुछ पता चल गया, है ना? वांग जी ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो अब बहुत क्लोज था वीन के। वांग जी वीन से जेंटली कहता है, मुझे बताओ वीन, तुम्हें अपनी पहचान क्यों छुपाना पड़ा? एक सेकंड के लिए वीन का दिल चाहता था कि वो सब कुछ बता दे, अपना दुख, अपना पास्ट और वो सारे दुख जो उसने मास्क के पीछे छुपा रखे थे। लेकिन वीन सिर्फ एक स्माइल करता है और इतना ही कहता है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन वांग जी वीन की बात नहीं मानता है और उससे फिर से कहता है, वीन प्लीज। जिस पे वीन कहता है, पर क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जिस पे वांग जी कहता है, वीन हम दोस्त हैं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा वेट करोगे। जिस पे वीन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ दोस्त, प्रॉमिस। तभी वांग जी कहता है, वीन मेरी बात सुनो, जब मैं यूएस गया था तब मैं वहाँ बोर्डिंग स्कूल में था। मेरे पास फोन नहीं था कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं, और जब मैंने स्कूल की पढ़ाई खत्म करके मैं कॉलेज में आया तब तक मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर या कोई भी कुछ भी नहीं था। और मुझे पता चला था कि तुम लोग अब वहां से शिफ्ट कर चुके हो दूसरी जगह। वीन मैंने रिसेंटली ही अपनी सारी स्टडीज खत्म करके ऑफिस को ज्वाइन किया है और यहाँ आया हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ वीन, तब से सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। वीन प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ। जिस पे वीन कहता है, अगर मैं सच बताऊंगा तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? जिस पे वांग जी कहता है, मैं तुम पे यकीन करूंगा। तभी वीन कहता है, तो फिर सुनो, जब तुम यहाँ से चले गए तब मैंने अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू की। कुछ साल तक मैं वहीं से पढ़ा। उसके बाद मैं भी सीजे के साथ बीजिंग में शिफ्ट हो गया। हम लोग यहाँ आ गए जहाँ मैंने बचपन से ही, मुझे म्यूज़िक के फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बचपन से ही पियानिस्ट और वायलिनिस्ट बनने का सपना देखा था। मैं उसकी पढ़ाई करने लगा था और 18 साल की एज पे मैं एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट और वायलिनिस्ट था। 5 साल पहले मेरा नाम वीन था और मेरी म्यूजिक दुनिया भर में फेमस थी। लेकिन एक रात को सब कुछ बदल गया। उस रात उसका सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था, लेकिन किसी ने मेरे अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रची थी। एक क्राइम हुआ था, एक मर्डर, और इल्जाम उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया था। मैं बेकसूर था, मगर सभी मुझे दोषी मान चुके थे क्योंकि मेरे अगेंस्ट एविडेंस दिए गए थे, लेकिन वो सारे एविडेंस झूठे थे। वो मर्डर किसी और का नहीं बल्कि मेरे सीजे के हस्बैंड का हुआ था। मैं टूट चुका था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा था। मुझे यहाँ तक कि कस्टडी में लेने के ऑर्डर्स भी आ गए थे। मेरा करियर जो अभी अभी शुरू ही हुआ था, वो सब कुछ खत्म हो गया था। सभी मेरे बारे में गलत गलत बातें कह रहे थे। हमारा बिजनेस भी डाउन में जाने लगा था। सीजे पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अब अकेली पड़ चुकी थी। मुझे लगा कि सीजे मुझसे नाराज होंगी, लेकिन जब मैं जेल में चला गया, जब मुझे कस्टडी में लिया गया, तब सीजे ने मुझ पे यकीन किया। वो जानती थी कि उनका शैन ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने अपना जितना पावर था सब कुछ यूज किया और
सारे अथॉरिटीज़ को दबा दिया और मेरे बारे में ये र्यूमर फैला दिया कि मेरी डेथ हो गई है। और इसकी एक फेक फ़ोटो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश की गई। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। सीजे ने रातों रात मुझे वहाँ से छुड़वा लिया था और मुझे कहा था, आशियन यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, जाओ अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो। मैं सीजे को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी सीजे बस रोए जा रही थी और इतना ही कह रही थी। एट लास्ट मुझे सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ। मैं 2 साल तक तो छुपा रहा और फिर धीरे धीरे मैं इस मास्क में परफॉर्मर के नाम से परफॉर्म करने लगा और यही मेरी लाइफ है। मुझे पता चला था कुछ टाइम बाद मेरी सीजे की बीमारी में डेथ हो गई और उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। मैं तब से इसी मास्क के पीछे अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वो वीन को टाइटली हग कर लेता है। वो रोने लगता है। वीन भी रो रहा था। वांग जी उससे रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी वीन, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारा गगा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वीन भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, पर वीन, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और मैं तुम्हें बेकसूर साबित करूँगा। वीन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने लिए स्टैंड लो। वीन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी ऑफिस में काम करो। इस पे वीन कहता है, पर तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर्सनल कंसल्टेंट बनो। तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स, तुम्हारा आर्ट और तुम्हारी सोच, मैं उसको प्रोफेशनली यूज़ करना चाहता हूँ। एंड इस तरह मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा और तुम मेरे साथ ही रहोगे। वीन कुछ देर सोचता है। उसके बाद वह स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। अगले दिन वीन ने पहली बार लैंड कॉर्पोरेशन में एंटर किया, एक ग्रैंड बिजनेस एम्पायर जिसमें पावर, इंटेलिजेंस और प्रेस्टीज का कॉम्बिनेशन था। जैसे ही वो अंदर गया, रिसेप्शनिस्ट ने उसको देखते ही ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर वी, सीईओ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वीन उसे ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा। सीईओ के ऑफिस के अंदर वांग जी अपने यूजुअल कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। उसके डेस्क पे बहुत सारी फाइल्स थीं, लेकिन जैसे ही वींग आया, उसने अपना काम रोकते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम लेट हो वींग। इस पर वींग हंसते हुए काउच पे बैठता है और कहता है, मैं ड्रामा भी करता हूँ मिस्टर लैंड, और पंक्चुअलिटी मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। इस पे वांग जी एक गहरी सांस लेता है। उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, मगर अंदर से वो वींग की एनर्जी से सरप्राइज था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारा काम सिंपल है, तुम मीटिंग्स में मेरी स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट बनोगे। तुम्हारा काम होगा नए आइडियाज़ और नए पर्सपेक्टिव्स लाना। तुम्हारे एनालिसिस को मैं बिजनेस डिसीजंस में यूज़ करूँगा। इस पे वींग थोड़ी देर सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर मुझे आपके सारे डिसीजंस बेकार लगे तो? इस पे वांग जी उसकी तरफ देख के कहता है, तो तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम सही हो। इस पे वींग अपने चिन पे अपने हाथ को रखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। उसने रियलाइज किया था कि वांग जी सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो माइंड का भी शार्प था। ऐसे ही एक हफ्ते तक वींग ने वांग जी के बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। मीटिंग्स, डिसीजंस, एम्प्लॉयज का बिहेवियर, सब कुछ। उसने ये रियलाइज किया था कि वांग जी सिर्फ एक सीरियस बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वो एक परफेक्शनिस्ट भी था। एक दिन जब वांग जी और वींग
जब वांगजी और वीन अपनी मीटिंग से वापस आ रहे थे तब उनकी कार खराब हो गई। वो लोग कार से बाहर आते हैं। दरअसल आज कार वीन ही ड्राइव कर रहा था। वो लोग बाहर आते हैं। उन लोगों को थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो लोग डिनर करने लगे थे और अब रात काफ़ी हो गई थी जहाँ रोड सुनसान था। विंग और वांगजी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी वो लोग पैदल चलने लगते हैं। जहाँ जैसे ही वो लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि अचानक से बारिश होने लगती है। वो दोनों जल्दी से भाग के एक पास के ही शेल्टर में आ जाते हैं जहाँ वो दोनों खड़े थे और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं वीन को अब ठंड लगने लगी थी। वो कांपने लगा था क्योंकि उसने सिर्फ पतली सी शर्ट पहनी थी। जब वांगजी वीन को कांपते हुए देखता है, वांगजी अपनी कोट उतार के वीन को दे देता है। जहाँ वीन रात के टाइम पे और बारिश में हल्का हल्का गीला हो चुका था, उसका फेस बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वांगजी की नजरें ही नहीं हटती हैं वीन से, ऑब्वियसली क्योंकि वांगजी बचपन से ही वीन को प्यार करता था। उसने ये बात कभी भी वीन से नहीं कही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वांगजी खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और उसने सीधे वीन को किस कर लिया। इस सडन एक्शन से वीन ऑलरेडी शॉक था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे करके उसने उस किस को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया। वो दोनों डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो लोग इस वक्त कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। बस वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कुछ देर बाद जब वीन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब वो लोग अलग होते हैं। दोनों हाफ रहे थे। वीन का पूरा फेस रेड हो चुका था। तभी वीन नजरें चुराते हुए और घबराते हुए कहता है, वो मैं। तभी वांगजी कहता है, वीन मुझे तुमसे कुछ कहना है। वीन अचानक से घबरा जाता है। तभी वांगजी वीन का दोनों हाथ लेता है और कहता है, वीन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो ये टाइम ये प्लेस कुछ भी सही नहीं है। मैं और खुद को होल्ड नहीं कर सकता। मैं इस बात को खुद तक नहीं रख सकता। वीन आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से ही। ये सुनते ही वीन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो भी वांगजी को बचपन से ही प्यार करता था। वीन ने हमेशा वांगजी के आने का वेट किया था। यहाँ तक कि जब वांगजी को वो पहली बार देखा था तभी वो वांगजी को पहचान गया था। पर वीन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वांगजी को अपने बारे में बताए क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी डर चुका था जो कुछ भी उसके साथ उसके पास्ट में हुआ। तभी वीन कहता है, पर तभी वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई लव यू। जिसपे वीन भी कहता है, आई लव यू। एंड वो लोग फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। तभी कुछ देर में वांगजी की दूसरी कार वहाँ पे आती है क्योंकि वांगजी ने ऑलरेडी कॉल कर दिया था। वो दोनों कार में बैठते हैं और सीधे वांगजी के अपार्टमेंट में आते हैं। जहाँ वांगजी के अपार्टमेंट में आते ही वांगजी जैसे ही वीन के साथ अंदर आता है, दरवाजा बंद करते ही तुरंत उसे दरवाजे पे पुश करता है और फिर से उसे डीपली किस करने लगता है। वो लोग किस करते करते ही एक दूसरे के बॉडी में अपने हाथ को फहराने लगे थे। जहाँ वांगजी ऑलरेडी वीन को कैरी कर लेता है, वहीं वीन अपने दोनों लेग्स को वांगजी के वेस्ट के अराउंड रैप कर देता है। वहीं वांगजी वीन के साथ सीधे अपने बेडरूम में आता है। जहाँ बेडरूम में आते ही वो उसे तुरंत बेड पे पुश करता है और फिर से उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है जो कि पूरी रात चलता है। नेक्स्ट डे जब वीन की आँख खुलती है तो वीन वांगजी की आर्म्स में था। उसके फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। उसने आज पहली बार लाइफ में इतना सेफ और कंफर्ट फील किया था। वीन वांगजी के चिक्स पे किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जहाँ वांगजी की भी आँख खुल जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
देन फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो साथ में शावर लेते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे अपना टाइम। वांग जी विंग के साथ ही ऑफिस में आता है। वो लोग ऑफिस में अपना काम करते हैं। टाइम मिलने पे वांग जी विंग के साथ मस्ती भी कर रहा था। वो उसे टीज कर रहा था। जहाँ विंग वांग जी से ज़्यादा बेशरम था। अगर वांग जी उसे थोड़ा सा टीज करता तो विंग उससे ज़्यादा डर्टी और बोल्ड एक्शंस करने लगता। वांग जी हैरान था अपने छोटे से बनी को इतना नॉटी देख के। उसने नहीं सोचा था कि उसका बचपन का फ्रेंड, उसका छोटा सा क्यूट सा बनी कब इतना नॉटी हो जाएगा। एक बार तो विंग वॉशरूम में था, वहीं वांग जी उसे टीज करने के लिए उसके पीछे आ गया। वांग जी ने विंग को देखा और अपनी बॉडी को पीछे से विंग के ऊपर प्रेस किया। उसने अपने हैंड्स को विंग के थाइस के बीच में ले गया और वहां पे रब करने लगा, जहां विंग के मुंह से मॉर्निंग साउंड्स आने लगी थी। वही विंग तो इतना डर्टी है कि उसने सीधे वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी पैंट्स के अंदर डाल दिया। उसकी इस एक्शन से वांग जी सरप्राइज था और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वही वांग जी अब अपने हैंड्स को वहां मूव करने लगा था और विंग पूरे फुल प्लेजर में मौन किए जा रहा था। जहां वांग जी फिर उसके बाद उसकी पैंट्स को नीचे करता है और विंग को वहीं प्लेजर फील करवाना स्टार्ट करता है। वो दोनों ही बाथरूम में स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था। एक दिन जब वांग जी और विंग एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिनर अटेंड कर रहे थे, तभी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया और वो कोई और नहीं जो कि जिन जिशुन था। जिन जिशुन कोई और नहीं बल्कि जिन जिशुआन का भाई था। दरअसल वो उसका स्टेप ब्रदर था। जिन जिशुन जैसे ही विंग को देखा, उसका चेहरा सरप्राइज और शॉक सा बन गया। वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? विंग भी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था क्योंकि उसका पास्ट उसके सामने था। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग सडनली टेंस हो गया है, जिस पे वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम इसे जानते हो? इस पे विंग ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, कौन ये? हाँ, बस एक पुरानी जान पहचान। लेकिन वांग जी ने विंग की आंखों में कुछ और देखा था और वो डर था। और उसी मूवमेंट पे वांग जी को समझ आ गया कि जिन जिशुन विंग के पास्ट का एक हिस्सा है और अगर वो उसके पास्ट को समझना चाहता है तो सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। जहाँ जिन जिशुन के चेहरे पर सरप्राइज और सस्पिशन से भरा था, वहीं विंग के लिए भी ये एक नाइटमेयर जैसा मूवमेंट था। वो इतने साल तक अपनी पुरानी आइडेंटिटी से दूर भागता रहा था और अब उसका पास्ट उसके सामने खड़ा था। तभी जिन जिशुन एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? तो तुम जिंदा हो? विंग ने नोटिस किया कि विंग का हाथ थोड़ा स्टिफ हो गया था। उसका कॉन्फिडेंस रियल नहीं लग रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। जिन जिशुन फिर से यही कहता है, तुम जिंदा कैसे हो? तो तुम्हारी तो। तभी विंग हंसते हुए कहता है, जिंदा? अरे मैं तो फिर से जन्मा हूँ जिशुन। और नए विंग से मिलना भी नए लोगों के साथ ही होता है। जिन जिशुन ने वांग जी की तरफ देखा जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी वो कहता है, मिस्टर लैन, क्या आपको पता है कि ये कौन है? वांग जी ने 1 मिनट के लिए विंग को देखा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विंग उसे कोई सिग्नल दे, एक क्लू दे कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन विंग सिर्फ मुस्कुराया और कहता है, मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर लैन के लिए सिर्फ एक कंसल्टेंट हूँ। राइट मिस्टर लैन? वांग जी ने एक स्लाइट नोट किया,
लेकिन उसकी आंखों में एक अलग शार्पनेस थी। ये जो भी था वो सिंपल तो नहीं था। जिन जिशुन अभी भी शॉक में लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चला गया। तभी वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है, तुम मुझे सब कुछ अभी बताओगी। इस पे विंग भी एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये पल कभी न कभी तो आएगा ही, और कहता है, ठीक है। जब मैं सीजे के साथ बीजिंग शिफ्ट हुआ, तब सीजे की मुलाकात जिन जिशुआन से हुई थी। वो लोग बिजनेस पार्टनर्स थे और उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों के बीच इतनी क्लोजनेस हो गई। जहां इसी बहाने मैं भी जिन फैमिली से मिला करता था, वहीं जिन फैमिली में मिस्टर जिन का एक स्टेप सन था, जिसका नाम था जिन जिशुन। और जिन जिशुन मुझे पसंद करता था, हालांकि उसकी नज़रें मुझे लेके कभी भी सही नहीं थी और मुझे ये हमेशा से फील होता था। पहले तो जिन जिशुन ने मुझे बहुत ही प्यार से मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी। वो बहुत बार मेरे पीछे पीछे आया, पर मैंने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो मानता ही नहीं था। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर उसने अगर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जिन जिशुआन और सीजे के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन मैं तब भी स्ट्रांग बना रहा। मैंने हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन एक बार उसने हद पार कर दी। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में था, जहां वो भी आया था। उसने चुपचाप मेरी ड्रिंक में कुछ दवाइयाँ मिला दी थी, जिसे पीने के बाद मैं काफ़ी ड्रंक हो गया था। मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी, जिसके बाद वो आया और उसने मुझे लेके होटल के एक कमरे में गया था। मैं काफ़ी ड्रंक था, लेकिन जैसे ही मुझे फील हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपनी सीजे को मैसेज कर दिया था। और जिस वक्त सीजे को ये मैसेज मिला था, उस वक्त वो जिन जिशुआन के साथ में ही थी, इसलिए वो दोनों मुझे लेने के लिए क्लब आते हैं, जहाँ वो जिन जिशुन मुझे खींच के एक कमरे में लेके आता है और वो आते ही कमरे को बंद कर देता है। उसके बाद वो मुझे फोर्स करने लगता है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। वो सीधे मेरे ऊपर आके मेरे नेक पे किसेस करने लगता है। मैंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। जैसे तैसे करके उसे खुद से दूर किया। मैं खुद को बचाए जा रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा थी। और जैसे ही मुझे फील हुआ कि अब मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरी सिजे और जिन जिशुआन खड़ा था, जिसने साफ साफ देखा था कि जिशुन मुझे फोर्स कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। सिजे ने तुरंत मुझे हक कर लिया। जिशुआन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई को थप्पड़ मारा। उसने गुस्से में कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह माना, पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब नेक्स्ट डे इन सारी हरकतों के बारे में मिस्टर जिन को पता चला, तो वो काफ़ी गुस्सा हुए थे। उन्होंने जिशुन को थप्पड़ मारा, उसे काफ़ी कुछ कहा और उसे उनकी जिन प्रॉपर्टी में से निकाल दिया। उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे सिर्फ कंपनी में एक मैनेजर की पोजीशन दी गई। वही सारा बिजनेस जिन जिशुआन को हैंड ओवर कर दिया गया था। इस बात से जिन जिशुन काफ़ी गुस्से में था। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं काफ़ी ट्रॉमा में था, लेकिन मेरी सीजे ने मुझे बहुत हेल्प की। वो धीरे धीरे मुझे इन सब से बाहर निकाल रही थी और एक साल बाद मैं इस सब से बाहर भी आ गया। मैं इन सब कुछ को भूल गया था। उसके बाद से मैंने कभी भी उस जिशुन का सामना नहीं किया और सीजे और उसकी शादी भी हो गई थी जिन जिशुआन की। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही, जिस दिन मेरा कॉन्सर्ट था, मुझे नहीं पता कि कैसे
उस दिन उसका मर्डर हुआ था और सारे एविडेंस मेरे अगेंस्ट थे। वांग जी सारी बातों को सुनता है। वो कुछ सोचता है। उसके बाद विंग को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लाता है क्योंकि वो विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वहीं वांग जी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कुछ कहता है। उसके बाद वो विंग के पास आके वो भी हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी के ऑफिस में जहाँ जैशन उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में कुछ डिटेल्स थी, कुछ प्रूफ्स थे। वो कहता है, सर जैसा आपने कहा था मैंने उस जिन जिशुन की पूरी हिस्ट्री निकाली थी और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ पता चला है, बस हमें थोड़े प्रूफ्स की ज़रूरत है। हम शाम तक या रात तक प्रूफ कलेक्ट कर लेंगे। जिस पे वांग जी कहता है, मुझे हर हाल में सारे प्रूफ चाहिए उसके अगेंस्ट। जिसे जैशन ओके कहता है और वहां से चला जाता है। तभी वीन वांग जी के ऑफिस में आता है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि वीन के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वीन अननोन नंबर का कॉल देख के थोड़ा सा तो घबराता है, पर फिर भी उसे रिसीव कर लेता है। कॉल स्पीकर पे थी। तभी सामने से जिन जिशुन की वॉइस आती है जो कहता है, वी बुशियान, मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो। वीन कहता है, तुम क्या चाहते हो? जिस पे जिशुआन कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो क्योंकि तुम एक मर्डरर हो। तुमने मेरे भाई का मर्डर किया था और मैं इसके लिए तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। वीन कहता है, और अगर ऐसा मैं ना करूँ तो? जिस पे जिशुन कहता है कि ओह, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे देन मैं मीडिया के सामने ये अनाउंस करूंगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। यह सुन के वीन कुछ भी नहीं कहता है। वह कहता है उसे जो करना है वो कर ले, मैं उससे नहीं डरता हूँ। जिसके बाद जिशुन वांग जी को भी कॉल करके धमकी देता है कि वो वीन को सपोर्ट ना करे क्योंकि वीन एक मर्डरर है और उसे सजा मिलनी चाहिए। कि अगर वांग जी ने वीन को सपोर्ट किया तो जिशुन उसकी कंपनी की भी इमेज को टार्निश कर देगा। ऑब्वियसली, क्योंकि जिशुआन के डेथ के बाद सारा जिन एम्पायर को जिन जिशुन ही संभाल रहा था, तो वो भी काफी पॉपुलर बिजनेसमैन था। जिसे सुन के वांग जी कहता है कि वो किसी की धमकियों से नहीं डरता है, उसे जो करना है वो कर ले। जिसमें जिशुन कहता है, ठीक है, फिर अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। ये कह के वो फोन रख देता है। इधर वी वांग जी से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जिसमें वांग जी कहता है, मैंने अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को प्रूफ कलेक्ट करने के लिए भेजा है। मुझे बहुत कुछ पता चला है, तुम बस इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वीन ओके कह देता है। जहाँ जे शुआन ने गुस्से में अपना फोन फेंका था और कहता है, नहीं, मैं उस वीबो शियान को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरा बदला चाहिए। उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैंने जो कुछ भी देखा है, जो भी झेला है, उसके लिए उसे पनिश जरूर करूंगा। उसके बाद वो एक कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और कहता है, सभी रिपोर्टर्स को कल 11 बजे यहाँ बुला लो, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। अगले दिन 11 बजे एक बड़े से हॉल में सारे रिपोर्टर्स खड़े थे। लगभग 100 के अक्रॉस रिपोर्टर्स वहां आए हुए थे। सभी इंतजार कर रहे थे। तभी जिन जूशन वहां आता है और जिन जिशुन माइक को उठाता है और स्मिक करते हुए कहता है, आज मैं आप सबको एक शॉकिंग सच बताने वाला हूँ। वहीं विंग और वांगजी भी एक साइड पे खड़े थे और सब कुछ सुन रहे थे। वो एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहता था। तभी जिन जिशुन ने एक फाइल स्क्रीन पर दिखाई, फेक प्रूफ जो वीन को गिल्टी दिखाता था। तभी उसने कहा, वीन, ये नाम सिर्फ एक सक्सेसफुल पर्सन का नहीं बल्कि ये एक मर्डरर का भी है। हॉल में
एकदम से साइलेंस छा गया था। रिपोर्टर्स आपस में बातें करने लगे थे। तभी विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और आगे बढ़ता है और लाउडली कहता है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं वो सारे फेक हैं। पे जिन जिशुअन मॉक करते हुए कहता है, ओह रियली? तो क्या तुम प्रूव कर सकते हो? उसके बाद वांग जी एक इशारा करता है और वहां स्क्रीन पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्लैश करने लगते हैं, जहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी थी, जहां सभी प्रूफ्स को वांग जी दिखाता है और कहता है, ये वो सारे प्रूफ हैं, जिससे यह कंफर्म होता है कि वीन ने किसी का मर्डर नहीं किया था। वांग जी ने वहां बहुत सारे प्रूफ रखे थे और ये भी दिखाया था कि कैसे वीन पे फॉल्स एविडेंस को रख के उस पे फॉल्स आरोप लगाया गया था। वांग जी वीन को बेकसूर साबित कर देता है। जिन जिशुन का फेस पेल हो गया था। वांग जी कुछ और सबूत दिखाता है, जिससे ये मिस्ट्री सॉल्व होती है कि जिन जिशुआन का एक्चुअली में मर्डर तो हुआ था, लेकिन वो मर्डर वीन ने नहीं बल्कि खुद जिन जिशुन ने ही किया था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत जलता था। उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। उसके फादर ने उसे प्रॉपर्टी में से निकाल दिया था और सिर्फ एक मैनेजर की पोस्ट दी थी। वही सारा बिजनेस उसके पास था और यानली से शादी करने के बाद वो जियांग्स के भी बिजनेस को संभालने लगा था, जहां जिन जिशुन इन सब से बहुत ज्यादा परेशान था। और तो और वो विंग से बदला लेना चाहता था, क्योंकि ये सब विंग की वजह से ही हुआ था और इसीलिए उसने मर्डर किया और सारा इल्जाम बहुत ही चालाकी से विंग पे लगा दिया। वहीं वांग जी ने यह भी एक्सपोज किया कि जिन जिशुन कितने सारे इलीगल बिजनेसेस भी करता है और उसने सब कुछ एक्सपोज किया था, जिसके बाद जिन जिशुन काफी घबरा गया था। वो वहां से जा रहा था। सभी रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चंस करने लगे थे, सभी उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन तभी सामने से पुलिस आती है, क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी पुलिस को भी बोल दिया था और सारे प्रूफ्स वहां जमा करा दिए थे। पुलिस आती है और जिन जिशुन को पकड़ के ले जाती है। वांग जी की ओर देखता है, जहां आज उसके फेस पे स्माइल थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि फाइनली उसका नाम क्लियर हो गया था और अब से वो अपनी आइडेंटिटी के साथ आजाद था। उसे अफसोस तो था कि इन सब में उसने अपनी सीजे की लाइफ बर्बाद कर दी, पर जो बीत गया सो बीत गया। वांग जी वी के साथ अपने अपार्टमेंट में आता है, जहां वी बालकनी पे खड़ा था। हवा उसके चेहरे को छू के गुजर रही थी। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन था। तभी वांग जी उसके पास आता है, पानी का ग्लास लेके पूछता है, तुम ठीक हो? जिसपे वीन ने एक स्माइल दी और कहा, मैं ठीक हूँ। कुछ देर के साइलेंस के बाद वीन कहता है, थैंक यू वांग जी। जिसपे वांग जी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वांग जी वीन का हाथ पकड़ता है और कहता है, वीन, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ टाइम के लिए वेकेशन पे चलें, ताकि तुम्हारा माइंड क्लियर हो सके। इसमें वीन भी ओके कहता है। वो दोनों वहां से अगले दिन जी के एक प्राइवेट आइलैंड पे आते हैं अपनी वेकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। वीन ये डिसाइड करता है कि अब वो अपने पास्ट को भूल जाएगा, जो कुछ भी हुआ, और वांग जी के साथ एक न्यू हैप्पी लाइफ स्टार्ट करेगा। वो दोनों वेकेशन पे 1 मंथ तक साथ में रहते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को क्लोजली जानने की कोशिश करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ विंग और वांग जी काफ़ी खुश थे। उन दोनों की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। वही वेकेशन के आखिरी दिन वांग जी विंग को वहीं पे प्रपोज करता है, जहाँ विंग बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत वांग जी को किस करते हुए हाँ कहता है। वांग जी उसे रिंग पहनाता है। के बाद वो लोग जब वापस चाइना आते हैं, तो वो लोग फाइनली मिस्टर और मिसेस लैन से मिलने जाते हैं, जहाँ मिस्टर और मिसेस लैन को
कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि विंग ने मना किया था। उसने एंगेजमेंट तो कर ली पर उसने वांगजी से कहा था कि पहले वो अपना खुद का कुछ करना चाहता है, देन वो वांगजी से शादी करेगा। उसके बाद विंग ने जो उसके सीजे का बिजनेस था उसे वापस से स्टार्ट किया उसके साथ। और अगले आने वाले 3 सालों में विंग ने बहुत ही हार्ड वर्क किया और वापस से अपने बिजनेस को ऊपर उठाया, जहां विंग भी आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वही 3 साल बाद एक अवार्ड शो में जहां विंग को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, विंग बहुत ही खुश था। वो स्टेज पे जाता है और माइक लेता है और कहता है, ये सब सिर्फ मेरे फियांसे वांगजी की वजह से हुआ है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और तभी विंग वहीं पे सबके सामने पूछता है, वांगजी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और वांगजी इस पे हैप्पी होके हाँ कहता है। देन विंग वांगजी के पास आके उसे हक कर लेता है। और उसके बाद एक वीक के बाद सीन गार्डन में शिफ्ट होता है लैन फैमिली के, जहाँ वांगजी खड़ा था ब्लैक टक्सीडो में, वही विंग उसके सामने वाइट टक्सीडो में खड़ा था, जहाँ प्रीस्ट उन दोनों को वाउस लेने के लिए कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए वाउस लेते हैं और एट लास्ट एक किस के साथ अपनी वेडिंग को सील करते हैं और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। और इस हैप्पी मूवमेंट पे ये फैन फिक्शन खत्म होती है। आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगे अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।